नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषय कार्यक्रम में लेकर आते हैं ताकि हमारे किसान उन विषयों के बारे में और विस्तार से जान सके और साथ ही उनकी अगर कोई समस्या है, कोई सवाल है तो उनका जवाब भी जान सके, क्योंकि अगले 1 घंटे तक हमारे साथ 2 एक्सपर्ट रहेंगे जो इन विषयों पर आपको जानकारी देंगे। तो आज किस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज हम बात करने वाले हैं किसान उत्पादक संगठन की और साथ ही जानकारी देंगे गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीट एवं बीमारियों के बारे में। तो किसान उत्पादक संगठन आज के समय की मांग भी है और सरकार इसे काफ़ी प्रोत्साहित भी कर रही है। सरकार की तरफ से टारगेट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान संगठन है वो बन सके। और साथ ही हम बात करेंगे किस तरीके से इस समय हमारे किसानों को अपने गन्ने की फसल को लेकर काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। 2 टोल फ्री नंबर है जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं, या फिर इन दोनों ही टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कोई आशंका है उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। 1800-1130-60, 1800-1130-6131 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फ़ोन उठाएं, अपना फ़ोन उठाकर हमारा नंबर लगाएं और अपने जो भी सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 2 मेहमान जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहेंगे और उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि वो हमारे साथ गेस्ट एक स्टूडियो में मौजूद हैं और एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर संजीव पाठक जी से बात करते हैं। डॉक्टर संजीव पाठक जी हमारे साथ हैं जो कि प्रसार अधिकारी हैं गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि गन्ने के बारे में हमें जानकारी देंगे। और साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं जो कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुंदन कुमार हैं, आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र नागालैंड विश्वविद्यालय नुमामी में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुंदन आपका भी कार्यक्रम में। और आप हमें बताएंगे किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन से हमारे किसान जुड़ सकते हैं, संगठित हो सकते हैं और इस ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं और इससे कृषि के एक नए रूप को भी वो जन्म दे सकते हैं ताकि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पाठक, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरीके से हम गन्ने की बात कर रहे हैं तो अभी जो गन्ने की स्थिति क्या है, कितनी बढ़वार हो चुकी है और खेतों में कहाँ क्या स्थिति है अभी फसल की? देखिए, गन्ने की स्थिति जो जिन किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई बसंत काल में किया है, फरवरी या मार्च में किया है, तो वो गन्ना जम चुका है और जमने के बाद उस गन्ने में जो ब्यात की अवस्था होती है जिसको हम फार्मेशन स्टेज कहते हैं या फिर आप इस तरह से निर्माण की जो अवस्था होती है गन्ने में, तो वो इस समय चल रही है बसंतकालीन गन्ने में जी। और इसमें जो ब्यात की अवस्था चल रही है उस समय मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस ब्यात की अवस्था में जो 1 ग्राम शुष्क पदार्थ बनता है उसके लिए गन्ने के पौधे को 150 से लेकर के 300 मिलीलीटर ml पानी की आवश्यकता होती है। तो मेरा कहने का सीधा आशय यह है कि जो बसंतकालीन गन्ना इस समय है जिसमें ब्यात चल रही है उसमें किसान भाई 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करें ताकि जो गन्ने की ब्यात की अवस्था है उसमें कोई रुकावट ना आवे। दूसरी चीज, जो शरतकालीन गन्ना हमारा है, जिन किसान भाइयों ने सितंबर या अक्टूबर में गन्ने की बुआई किया है उसमें ये ब्यात की अवस्था लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसको किसान भाई तो दोनों ही फसलों का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कीट और बीमारियों की हम बात कर रहे हैं। तो अभी जो बता रहे हैं कि जो बसंतकालीन गन्ना है उसमें ब्यात की स्थिति है और दूसरा शरतकाल में ब्यात की अवस्था पूर्ण हो चुकी है। तो दोनों ही तरह की अवस्थाओं में अभी गन्ने की फसल है और इसके बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। गन्ने में कई तरह के कीट और रोग लगते हैं। दीमक का प्रकोप हल्की जमीन और जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन ना हो वहां पर ज्यादा होता है। ये कीट जमीन के अंदर और बाहर गन्ने की गठानों, जड़ों और आंखों को खाकर पूरे पौधे को नष्ट कर देता है। इसकी पहचान जमीन पर बने इसके घर से हो जाती है। इसके अलावा गन्ने में अग्रतना छेदक भी लगता है। ये कीट फसल की छोटी अवस्था में उसे नुकसान पहुंचाता है। इल्ली तने में छेद करके ऊपर की ओर सुरंग बनाकर फसल को खाती है, जिससे ऊपर का भाग सूख जाता है। शिरा छेदक भी गन्ने की फसल पर हमला करता है। इस छेदक का प्रकोप साल भर रहता है। जड़ छेदक के भी गन्ने की फसल पर हमला करने की आशंका रहती है। इसकी पूर्ण विकसित इल्ली पीले सफेद रंग की और सिरा भूरे रंग का होता है। ये पौधों की जड़ों को काट देता है। इसके प्रकोप से गन्ने नीचे की ओर गिर जाते हैं। वहीं सफेद मक्खी गन्ने की पत्तियों से रस चूसती है।
ये पत्तों पर पीले सफेद और काले सफेद धब्बों के रूप में दिखाई देती है। सफेद मक्खी के प्रकोप से पत्ते काले पड़ जाते हैं, पत्तियां कमजोर भी हो जाती हैं। पीली फसल में काला चिकटा और गुलाबी चिकटा कीट का प्रकोप अप्रैल से मई में होता है। ये गन्ने की पत्तियों का रस चूसते हैं। इनके अलावा घसैया या घासी प्ररोह रोग, पीड़ी कुंठन रोग और लालधारी रोग गन्ने में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे गन्ने की फसल में कौन कौन से कीट लग सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं और इनका समाधान कैसे करें। और इस समय हम देख रहे हैं कुछ क्षेत्रों में कुछ बीमारियां जो हैं, कुछ कीट जो हैं, उनकी समस्या ज़्यादा आ रही है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर कुंदन से। डॉक्टर कुंदन, जैसे हम किसान उत्पादक संगठन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इसे हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे किसानों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि दरअसल ये है क्या, किस तरीके से ये काम करेगा, और अगर किसी भी संगठन से वो जुड़ते हैं तो उनको किस तरह का लाभ होगा। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और आज का जो विषय है किसान उत्पादक संगठन, तो अब हम लोग किसान उत्पादक संगठन पे चर्चा करेंगे। तो एक जो किसान उत्पादक संगठन जो है ये पहले से भी चला आ रहा है, और हमारी जो अभी की जो सरकार है, तो अभी की जो सरकार है उनकी एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है कि हमें 10,000 किसान उत्पादक संगठन को बनाना है। तो ये 10,000 किसान उत्पादक संगठन अगले 5 सालों में हम बनाएंगे, और इससे किसानों को क्या क्या लाभ होगा, और ये एक्चुअली किसान उत्पादक संगठन जो है इसकी प्राथमिकताएं क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम कितनी मेंबर के साथ और कितने लोगों के साथ हम किसान उत्पादक संगठन हम बना सकते हैं। तो जहां तक मैदानी भागों की जब हम बात करते हैं, तो मैदानी भागों में हम 300 किसानों के साथ किसान उत्पादक संगठन का गठन कर सकते हैं। और जहां तक ये पहाड़ी इलाकों, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के जो भी इलाके हो गए, जो भी राज्य हो गए, वहां पे हम 100 किसान के साथ में हम किसान उत्पादक संगठन का हम गठन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया कि कितने किसानों के साथ इस संगठन का गठन कर सकते हैं, और अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही यहाँ पर नंबर्स भी रखे गए हैं। चलिए इससे जुड़ी रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपकी कॉल्स हम लेंगे और साथ ही दोनों ही टॉपिक्स पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़ी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां चलाता है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक जैसे तमाम उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित कीमतों में मिल जाते हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों के गठन और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। साल 2023-24 तक कुल 10,000 एफपीओ बनाए जाने हैं। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को मदद दी जाएगी। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। देश भर की सहकारी समितियां एफपीओ बनाने में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में निवेश को बढ़ाया जा सके। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त और उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके। तो ये थी एफपीओ पर हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको विशेष बातें बताई कि किस तरीके से इसका गठन होता है, किसानों को कैसे कैसे लाभ हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप भी एफपीओ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या फिर खुद किसी एफपीओ से जुड़े हुए हैं, या फिर नए एफपीओ का गठन करना चाहते हैं,
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हमें आपकी कॉल्स लेते रहेंगे। चलिए चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पाठक, जैसे कि हम गन्ने की बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि अभी स्थिति क्या है गन्ने की, और हम कीट और बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि गन्ने को लेकर किसानों में काफ़ी उत्साह रहता है, एक बहुत फेवरेट ये फसल है किसानों की, बिल्कुल नकदी फसल है। लेकिन आमतौर पर जिस अभी स्थिति में है गन्ना, जैसे कि आपने बताया कि ये फरवरी, हाँ बिल्कुल, तो ब्यात की अवस्था में है, किस तरह की समस्याएं हो जाती हैं अप्रैल मई में? अप्रैल मई में एक्चुअली गन्ने में सबसे पहले जो कीट लगते हैं वो अंकुर बेधक कीटों का प्रकोप सबसे पहले होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अप्रैल और मई में जो कीटों का प्रकोप इसलिए होता है कि बेसिकली जो बेधक कीट होते हैं, मतलब गन्ने के तने को बेध करके और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर जो चूसक कीट हैं गन्ने की पत्तियों का रस चूसते हैं, ये नवंबर से लेकर के और फरवरी तक तो ये शीत निष्क्रियता में होते हैं। मतलब जब ठंड की अवस्था होती है तो ये शीत निष्क्रियता में होते हैं, ये एक्टिव नहीं रहते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मार्च और अप्रैल में, तो इनकी जो अवस्था होती है प्यूपा अवस्था, वो प्रौढ़ में बदल करके और फिर ये गन्ने की पत्तियों पे अंडे देते हैं, और अंडे से फिर सूढ़ियाँ, बेधक कीटों की सूढ़ियाँ निकलती हैं। इस समय जो जहाँ पे जो देखा जा रहा है, चोटी बेधक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है काफ़ी क्षेत्रों में। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि चोटी बेधक कीट की पहचान कैसे करेंगे। वो ये चोटी बेधक कीट जो होता है, इसकी जो मादा होती है गन्ने की पत्ती के निचले, ये गन्ने की पत्ती है निचले सिरे पर, यहाँ मध्य सिरा होती है, मध्य सिरा के बगल में ये अंडे, मादा इसकी देती है अंडे यहाँ पे। और अंडे जो मादा देती है वो क्लस्टर में, गुच्छों में देती है, मतलब 30-30, 40-40 के गुच्छों में देती है। और अंडे जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, ओवरलैप अंडे होते हैं। और ये जो जितने भी अंडे होते हैं ये नारंगी रंग के रोयों से ढके रहते हैं। जो इसकी फीमेल होती है, मौत होती है, उसके पीछे उदर में नारंगी रंग के रोए होते हैं, उससे वो ढकी होती है। तो मेरा कहने का आशा ये है कि किसान भाई अब अगर खेत में निगरानी करें तो ये देख करके इस तरह के अगर अंडे दिखाई पड़े तो गन्ने की पत्तियों को तोड़ करके नष्ट कर दें, क्योंकि इन अंडों से ही सूढ़ियाँ निकलती हैं जो हमारे गन्ने को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर ये कितना समय रहता है, मतलब जब ये पहचान कर लेते हैं मान लीजिए किसान? ये अंडे से जो सूढ़ी बनने की अवस्था होती है 7 से 8 दिन बाद ये फिर उसमें से सूढ़ियाँ निकलने लगती हैं। अगर सूढ़ी निकलने के पहले ही उन अंडों को तोड़ करके नष्ट कर दें तो हम सूढ़ी अवस्था से बच सकते हैं, क्योंकि ये जो चोटी बेधक कीट है इसकी सूढ़ी की ही अवस्था नुकसान करता है। ये जो प्रौढ़ होते हैं, जो सलभ होते हैं, ये नुकसान गन्ने को नहीं करते हैं, इसकी सूढ़ी ही नुकसान करती है। तो जी कॉलर हैं सत्य मिश्रा है प्रयागराज से। जी मिश्रा साहब, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? जी नमस्कार। नमस्कार जी बताइए, सवाल बताएं अपना। गन्ना की खेती कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, बताइए क्या समस्या आ रही है गन्ने में? ये गन्ने की खेती में कैसी दवा डालनी चाहिए? क्या जी? गन्ने की खेती में अपनी बात पूरी कीजिए। आपका सवाल, अपना सवाल फिर से दोहराइए सत्य जी। सत्य जी एक बार फिर से सवाल दोहराइए। मैम गन्ने की खेती में कैसा मतलब दवा डालना चाहिए? दवा कैसी डालनी चाहिए? अब किस समस्या के लिए दवा डालना चाहते हैं आप? समस्या क्या है? जो कीड़ा न लगे। कीड़े लग रहे हैं, किस तरह के कीड़े लग रहे हैं सत्य जी? आप सत्य जी, अगर आप अपने गन्ने की फसल के लक्षण अगर आप बताएंगे तो मैं फिर उपयुक्त कीटनाशक का या उपयुक्त उपचार उसका बता पाऊंगा कि आपके गन्ने की फसल में किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। सत्य जी किस तरह के लक्षण हैं? देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ सत्य जी, इस समय जो गन्ने जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी चोटी बेधक कीट का जो प्रकोप देखा जा रहा है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अंडे अगर 7 से 8 दिन के अंदर सूढ़ियाँ बनती हैं, यही गन्ने की पत्ती को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर पत्तियों को तोड़ करके नष्ट कर दें तो सूढ़ी नहीं निकलेगी। अगर मान लीजिए कि किसान भाइयों ने अंडा नहीं देखा और उससे सूढ़ियाँ बन गई, तो फिर आगे की पहचान कैसे करेंगे? ये जो अंडे से सूढ़ियाँ निकलती हैं, उस समय जब अंडे से सूढ़ी निकलती है तो हल्के काले रंग की होती है और बहुत छोटी छोटी सूढ़ियाँ होती हैं। ये गन्ने की पत्ती की जो मध्य सिरा होता है इसमें सुरंग बनाते हुए ये खाते हुए चली जाती हैं और ये सूढ़ियाँ गन्ने के अगोले पे ऊपर की तरफ पहुंच जाती हैं ये। अच्छा। और ये 3-4 स्टार मतलब मोल्टिन त्वचा निर्मोचन होता है, उसके बाद ये पीले रंग की हो जाती हैं सूढ़ियाँ। तो ये दोनों बताने का आशय मेरा ये है कि जब अंडे से सूढ़ी निकलती है उस समय हल्के काले रंग की होती है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाती है तो पीले रंग की हो जाती है। लेकिन ये मतलब दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई, स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जो छोटी वाली सूढ़ी होती है काले रंग की, वो जब गन्ने की पत्ती की मध्य सिरा में जाती है तो उतना दूर मध्य सिरा हल्का लाल दिखाई पड़ता है
और इससे भी किसान भाई पहचान सकते हैं कि हमारे इसमें जो सूढ़ियाँ हैं वो निकल रही हैं, और जब ये सूढ़ी ऊपर अगोले की तरफ पहुंच जाती है तो ऊपर की कोमल पत्तियों को खाती है। उससे बाद में जब ये पत्तियां खुलती हैं तो पत्तियों पे गोल छर्रे जैसे किनारे किनारे गोल छर्रे जैसे निशान दिखाई पड़ते हैं। इससे किसान भाई पहचान सकते हैं कि चोटी बेधक कीट का प्रकोप हमारे खेत में हो गया है। तो अब बात आती है कि इसके नियंत्रण कैसे करें। पहला तो हमने आप किसान भाइयों को बताया कि यांत्रिक नियंत्रण, जैसे उसकी पत्तियां तोड़ करके नष्ट कर दें, उससे कर सकते हैं। एक जैविक नियंत्रण की बात करते हैं तो हम ट्राइको कार्ड बनाया जाता है, ट्राइकोग्रामा जापोनिकम। वो कार्ड छोटे छोटे होते हैं और 1 एकड़ में 20,000 इसके वयस्क लगते हैं। उसको अगर कार्ड छोटे छोटे नत्थी कर दें तो वो भी इनके अंडों को नष्ट कर देते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। अच्छा। और अगर बात रासायनिक नियंत्रण की हम करें तो रासायनिक नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा जो कीटनाशक है वो ये है क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल। 18.5 SC का आता है। ये 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में घोल बना करके किसान भाई इसको गन्ने की लाइनों में ड्रेंचिंग करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस कीटनाशक को किसान भाई ड्रेंचिंग करेंगे, मीन्स उसको गन्ने की लाइनों में जड़ों के पास नोजिल खोल करके भिगो देंगे, उसके बाद 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर देंगे। तो इसका बेहतर रिजल्ट उनको एक बार दवा का नाम फिर से बता दें। क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल, ओके, 18.5 SC का। और ये इसके अलावा अगर सपोज करिए कि ये दवा किसान भाइयों के पास नहीं है तो फिर वो फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपिड 40%, ये दोनों एक साथ आता है। इसको अलग अलग नहीं लेना, एक साथ ही आता है, कई कंपनियों का आता है। तो ये 200 ग्राम प्रति एकड़ को लेकर के 400 लीटर पानी में घोल बना के इसकी भी ड्रेंचिंग कर दें और उसके बाद सिंचाई कर दें, तो इस कीट को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। एक कॉलर है सचिन शर्मा है, जिन्होंने हमें भिवानी से कॉल किया है, हरियाणा से। जी सचिन जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। सचिन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सचिन जी नमस्कार, सवाल बताएं। नमस्कार जी, सवाल ये है जी, ये एफपीओ संगठन है, इनको कैसे मतलब संगठित कर सकते, कैसे? अच्छा, अभी आप किसी एफपीओ से जुड़े हुए हैं या फिर सोच रहे हैं एफपीओ से जुड़ने के? सचिन शर्मा है ये भिवानी से हमारे साथ। कुंदन जी क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें? कुंदन जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुंदन जी क्या आप हमारे साथ हैं अभी? हेलो, ये क्या पूछना चाहते हैं? ये भिवानी से है हमारे दर्शक। ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से संगठन बनता है, अगर ये इसके लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो कैसे ये संगठन बनाए जाते हैं एफपीओ? जी एक्चुअली जो किसान उत्पादक संगठन है तो ये भिवानी, ये प्लेन मैदानी इलाकों में आता है। तो वहाँ पे मिनिमम 300 किसानों के साथ में ये किसान उत्पादक संगठन का गठन कर सकते हैं। अब बात ये आ जाती है कि हम किसानों को कैसे सेलेक्ट करें। तो जब ये उस इलाके से हैं तो ये जानते होंगे कि हमारे यहाँ कौन किसान प्रोग्रेसिव हैं, कौन अच्छी तरह से खेती करते हैं। तो जो भी किसान उसमें होंगे वो सब अच्छी तरह से खेती करने वाले होने चाहिए। और इसमें एक बात और भी उनको ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें 50% जो भी किसान होंगे वो स्मॉल, मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर होंगे, मतलब उनकी भागीदारी होगी। ऐसा नहीं कि किसान उत्पादक संगठन जब बनाएंगे तो सभी बड़े किसान को ही उसमें शामिल करना, क्योंकि जब सरकार की जब ये स्कीम है और सरकार जब किसान उत्पादक संगठन को जब प्रमोट कर रही है तो उसमें सभी वर्ग के किसान को उसमें लाभ मिलना चाहिए। और स्टार्ट करने के लिए 300 किसानों के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। और इनको स्टार्ट करने के उपरांत करना क्या है कि इनको या तो कंपनी एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और नहीं तो जिस राज्य में है ये उस राज्य के कोऑपरेटिव एक्ट में जाकर के उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सरकार मैक्सिमम 40,000 तक उसको रिइंबर्स करती है। आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद सरकार जो आपको रजिस्ट्रेशन में कॉस्ट आएगा अप टू 40,000 जो है तो सरकार उसको आपको वापस करती है। तो इस तरीके से किसान उत्पादक संगठन का स्टार्ट या शुरुआत किया जा सकता है। जी
बिल्कुल, तो किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन का गठन किया जाता है, शुरुआत कैसे की जाती है, इसके बारे में अभी हमें कुंदन जी ने बताया है। और अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। हेलो किसान में आपके सवाल लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं कि गन्ने की फसल में इस वक्त कौन कौन से कीट लग सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों की समस्या हो सकती है, जिसको लेकर हमारे किसान सतर्क रहें और उनका समय पर नियंत्रण करें ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। और ब्रेक के बाद हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, राजू जी हैं, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव से कॉल किया है। राजू जी बताइए क्या सवाल है आपका। राजू, मैं सुन पा रहे राजू जी? जी राजू सिंह जी बताइए क्या सवाल है। मैम, मैं जानना चाहता था किसान संगठन के निर्माण कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन लोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं या जो रासायनिक खेती करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है राजू जी आपका। इसका गठन कैसे किया जाता है, इसका जवाब भी कुंदन जी ने दिया था, लेकिन शायद आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपके लिए फिर से दोहरा देंगे। और कुंदन जी, इनका एक और सवाल ये है कि कौन कौन से कार्य ऐसे संगठन बनाकर किए जा सकते हैं, क्या कोई इसको लेकर एक श्रेणी है, जैसे कि इनका कहना है कि क्या सिर्फ ऑर्गेनिक खेती के लिए की जा सकती है या फिर रासायनिक खेती या फिर अन्य जो कृषि कार्य हैं वो भी एफपीओ के माध्यम से किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाई को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप ऑर्गेनिक खेती या रासायनिक खेती उसके साथ ही आप किसान उत्पादक संगठन का गठन कर सकते। इसमें क्या है कि आप कृषि कार्य के लिए या खेती करने के लिए कुछ जो भी खेती आप कर रहे हैं उसमें आप किसान उत्पादक संगठन का आप गठन कर सकते। अब बात आती है कि कैसे करेंगे। तो जहां तक आपने भी ये बताया कि इसके जस्ट पहले हमने इसको एक्सप्लेन किया कि किसान उत्पादक संगठन का हम गठन कैसे करें, तो फिर जो है सो इसको फिर दोबारा से मैं उनके लिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये किस राज्य से आते हैं? ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैं। जी हाँ, तो ये उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो ये कानपुर के करीब पड़ता है। मैदानी इलाके से आ रहे हैं, मैदानी राज्य से आ रहे हैं। तो मैदानी राज्य में 300 किसानों के साथ ये किसान उत्पादक संगठन का गठन कर सकते हैं जी। और इसमें हमें आउट ऑफ 300 मतलब 300 किसानों में 50% किसान जो कि स्मॉल, मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो सबसे पहले मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि हम 300 किसान के साथ स्टार्ट करेंगे और उसमें 50% किसान जो हैं वो स्मॉल, मार्जिनल एंड लैंडलेस उसमें रहेंगे। अब बात ये आ जाती है कि इसका हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन किसान उत्पादक, क्योंकि जब ये सरकार की स्कीम है तो ये ऑब्वियस है कि हमारे किसान भाई ये सरकार की स्कीम का फायदा उठाएं और उससे लाभान्वित हों। तो लाभ लेने के लिए उनको क्या है कि 3 एजेंसियां हैं, एक है SFAC, NCDC एंड नाबार्ड। तो ये 3 एजेंसियां जो है वो किसान उत्पादक संगठन के गठन में भागीदारी निभा रही हैं और वो ये 3 एजेंसियां CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं। उनके माध्यम से ही किसान उत्पादक संगठन का गठन होता है। तो ये अभी ये बेसिक जानकारी उनको ये ले लेनी चाहिए और ये अपने नियर बाई जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं
वो वहाँ पे भी जा करके ये किसान उत्पादक संगठन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र जो है किसान उत्पादक संगठन बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। जी, एक कॉलर है अनुराग सिंह है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हमें कॉल किया है। अनुराग जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा अनुरोध है अनुराग जी आपसे, आप टेलीविजन को म्यूट कर दें। जी बिल्कुल म्यूट कर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम हमारा सवाल है, गन्ने की जो फसल है वो उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ दीमक का बहुत ज्यादा प्रकोप है। दीमक की समस्या है। ठीक है, देखिए की समस्या के लिए जब अगर आपके क्षेत्र में दीमक की समस्या है तो जब आप गन्ने की बुआई करें तो बुआई के समय सबसे बेहतर तो ये है कि आप बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करें। बावेरिया बैसियाना या मेटाराइजियम एनिसोप्ली, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि बायोपेस्टिसाइड जो है बावेरिया बैसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली की 5 किलोग्राम मात्रा को लेकर के 1 से 2 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके अगर ये बुआई के समय गन्ने के पेड़ों के ऊपर डाल देते हैं तो ये दीमक के लिए, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि दीमक क्या होता है कि नीचे 4 से 5 फीट नीचे तक जा करके वो उसका निवास स्थान होता है। तो हम जब रासायनिक कोई कीटनाशक डालते हैं तो दीमक नीचे चली जाती है। जब हम ये बायोपेस्टिसाइड डालते हैं तो ये एक तरह से फंगस होता है, ये दीमक के टच में अगर आ जाता है तो दीमक अगर नीचे भी चली जाती है तो वो फंगस उसके ऊपर पैरासाइट के रूप में रह के उसको नष्ट कर देता है। तो किसान भाई कोशिश ये करें कि अगर ये उपलब्ध हो जाता है आपके आसपास तो बायोपेस्टिसाइड जो मैंने बताया इसका आप प्रयोग करें बुआई के समय। अगर बुआई के समय नहीं प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ बुआई के समय हमें कई कीटनाशक या फिर खाद उर्वरक रासायनिक प्रयोग करना होता है, तो जब गन्ना जम करके हमारा तैयार हो जाता है उस समय इसको डाल करके इसकी गुड़ाई कर दें। अगर ये नहीं मिल पाता है तो फिर रासायनिक नियंत्रण की बात हम करते हैं। इसके लिए बाइफेंथ्रिन 10 EC का 800 ml ले करके आप इसको 1875 लीटर घोल बना करके आप बुआई के समय गन्ने की लाइनों में डाल दें, या फिर बाद में इसमें 1000 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल में इसकी ड्रेंचिंग कर दें, उसके बाद पानी चला दें, तो दीमक को आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जी, आपने जो दोनों ही दवाओं का नाम बताया एक बार फिर से बता दें। अगर वो एक रासायनिक कीटनाशक की अगर हम बात करें तो वो है बाइफेंथ्रिन 10 EC। मैं चूंकि किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए टेक्निकल की बात करता हूँ। बाइफेंथ्रिन 10 EC 800 ml, ये 1 हेक्टेयर की डोज है जी। और इसके अलावा जो बायो कंट्रोल की बात करें, जैविक नियंत्रण की बात करें, उसमें बावेरिया बैसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली इसकी 5 किलोग्राम मात्रा लेकर के और 1 से 2 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके बुआई के समय प्रयोग कर लें, या फिर खड़ी फसल में गन्ने की लाइनों में नमी की अवस्था में डाल करके इसकी गुड़ाई कर दें। जी बिल्कुल, तो दोनों ही दवाओं के नाम अभी हमने आपको बता दिए हैं, और अगर आप भी नहीं नोट कर पाए तो हमारा YouTube चैनल भी है, उस पर आप हेलो किसान में देख सकते हैं हमारा एपिसोड, या बाद में भी। और चलिए अब एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुंदन जी, अब हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे किसान हैं कितना वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किसान उत्पादक संगठन में, तो जैसे कि आपने बताया कि जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार भी है कि कितने इसमें मेंबर्स होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए गठन तो हो गया, उसके बाद उसका संचालन किस प्रकार से होगा, ये भी हमारे किसानों के सवाल रहते हैं। जी हाँ। एक्चुअली गठन जब किसान उत्पादक संगठन का जब गठन हो चुका होगा तो उसके बाद इसकी संचालन करने की स्थिति आती है। तो संचालन करने में भी हमें एक्चुअली जब हम किसान उत्पादक संगठन का गठन करते हैं तो उसमें हम एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट उसकी भी एक गठन करते हैं, जो कि ओवरऑल किसान उत्पादक संगठन की गतिविधियों के बारे में जानकारी रखती है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी क्रॉप हम ले रहे हैं, और हमारी मार्केटिंग की क्या स्थिति है, हम कहाँ पे इसको किस मार्केट में हम इसको अपने प्रोड्यूस को सेल करेंगे, या किस मार्केटिंग एजेंसी से हम इसको लिंक करेंगे। तो उसके बाद की गतिविधियां बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब जैसे ही हम किसान उत्पादक संगठन का गठन करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को उचित मूल्य दिलाना।
क्योंकि जहाँ तक आप ये जानती हैं या हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि जैसे ही कोई इंडिविजुअल फार्मर होता है और कोई वो अपनी प्रोड्यूस को मार्केट में लेके जाता है, तो उसको अपनी प्रोड्यूस को बेचने के लिए, अपने उत्पादन को बेचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही हम एक संगठन के रूप में रहेंगे, हमारे पास एक बार्गेनिंग पावर रहेगी या किसी एजेंसी से या कोई कंपनी से जब हम जुड़े रहेंगे तो हमें एक उचित मूल्य मिलने में बहुत ही आसानी होगी। तो उसके सबसे पहले तो हम जब गठन करने के बाद एक कोई कंपनी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो और उनको इस प्रोड्यूस की जरूरत हो, उनके साथ हमें एक एग्रीमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारी प्रोड्यूस का वेस्टेज ना हो और हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। और ये एग्रीमेंट जैसे ही हम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि किसान अगले साल से, यदि हम इस साल करते हैं तो अगले साल से कैसे किसान उत्साहित होकर के और जो उनका जो एरिया रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा एरिया में करना चाहेंगे और इस ढंग से हम अपने किसान उत्पादक संगठन को आगे की ओर ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत सारी बातें अभी हमें कुंदन जी ने बताई और देखिए कि किस तरीके से इसका संचालन किया जाएगा और ये बहुत ही सुगम भी हो जाता है किसानों के लिए, क्योंकि छोटे किसानों की समस्या यही होती है कि ना उन्हें नई तकनीक इस्तेमाल करने की सुविधा मिल पाती है क्योंकि उन तक पहुँच नहीं पाती है, या फिर पहुँचते भी है तो उनकी छोटी जोत के हिसाब से महंगी पड़ती है। साथ ही जो थोड़ा सा उत्पादन होता है वो बेचने में भी उनका काफ़ी खर्चा आ जाता है। और बार्गेनिंग पावर की बात कर रहे थे कुंदन जी कि मोल भाव किसान नहीं कर पाते छोटे किसान, तो जब वो संगठित होंगे किसी कंपनी के माध्यम से अगर वो अपने उपज को बेचेंगे तो उनको अच्छा भाव भी मिल सकेगा और उनके पास भी ये सुविधा रहेगी कि किस तरीके से कम खर्चे में वो अपने उत्पाद को बेच सकें और साथ ही जो नई तकनीक है उसका इस्तेमाल कर सकें और इसके साथ मोल भाव करने की भी उन्हें कहीं ना कहीं ताकत मिल जाती है अगर वो संगठन में रहते हैं। और यही मकसद भी है FPO का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन और साथ ही बता रहे हैं कि गन्ने की फसल में इस वक्त कौन से कीट और बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। ब्रेक से पहले हमने मुख्य रूप से लगने वाले कीटों के बारे में आपको जानकारी दी, ये भी बताया कि उनका नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है। इस भाग में हम बात करेंगे बीमारियों के बारे में कि गन्ने की फसल में कौन कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं और उसकी पहचान कैसे की जाए, कैसे किया जाए उसका नियंत्रण। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। विनोद जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। विनोद जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। लखीमपुर खीरी से आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सवाल बताइए।
टेलीविज़न पहले म्यूट कर दीजिए विनोद जी। सभी दर्शकों से मुझे यही अनुरोध करना पड़ता है कि आप टेलीविज़न म्यूट कर दें जब भी आप सवाल करें, ताकि हम आपको ठीक से सुन सके। असुविधा होती है आपकी टेलीविज़न की आवाज़ जब जी बंद है जी। धन्यवाद, बताइए सवाल बताएं। हमारा गन्ने का सवाल है कि हमने नया बीज बोया है 15-0-23 जी। तो उसमें जो है सोसाइटी से फैक्ट्री से बीज दिया गया, तो उसमें जो है 4 फीट की दूरी पर एक लाइन में गन्ना बोआया गया है। तो अब उसमें और वो गन्ना चूंकि लेट हो गया था, हम लोगों के यहाँ पानी बाढ़ आ गया था, खेत नहीं खाली हो पाए थे, तो 29 मार्च को गन्ना बोया गया है। अच्छा। तो वो अब उसमें जो है आज 1 महीना लगभग हो गया, तो अभी टेलरिंग वगैरह नहीं शुरू हुई है, और मिट्टी की जांच भी हम लोगों ने कराया था, वो जांच भी नहीं मिल पाई, सही ढंग से रिपोर्ट नहीं मिल पाई। अभी समस्या क्या आ रही है? अभी समस्या ये है कि उसमें ना तो टेलरिंग हो रही ना ग्रोथ हो रहा, तो अब उसमें कौन सा कार्य किया जाए? अभी सिंचाई भी नहीं किया है, बढ़वार मतलब अच्छी नहीं हो रही कौन सा काम किया जाए? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ विनोद जी। दूसरा सवाल मैम हमारा ये है कि जैसे जो पिपरोनिल और इमिडाक्लोरोपिड 40% डालने की जो वो की गई है एडवाइस, तो वो जो हमारा मिक्सचर आता है वही डालें कि या हम अलग अलग से मिला करके भी उसको डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं दोनों सवालों का आपका जवाब दे रहा हूँ। पहला तो जो आपने पूछा कि ये जो फिप्रोनिल और इमिडाक्लोरोपिड, ये आपको अलग अलग नहीं लेना है। कई कंपनियों का आता है, दोनों एक साथ आता है और दोनों का एक साथ कंटेंट आता है। आप देखेंगे तो इफ़को या कई कंपनियों के आते हैं, मैं यहाँ पे सबका नहीं, आप अच्छी कंपनी का ले करके आपको अलग अलग नहीं लेना है। 200 ग्राम प्रति एकड़ ले करके 400 लीटर पानी में घोल बना करके बुआई के समय अगर आपने नहीं डाला तो इस समय आप डाल करके ड्रेंचिंग करनी है। गन्ने की लाइनों में जड़ों के पास आप ड्रेंचिंग कर दीजिए, नोजिल खोल करके पूरा भिगो दीजिए सूखे खेत में, और उसके बाद आप पानी चला दीजिए। अगर पानी सिंचाई की व्यवस्था आपकी समुचित रूप से नहीं है, आपको लगता है कि आप 24 घंटे के अंदर सिंचाई नहीं कर सकते हैं, तब आप इस दवा का प्रयोग उस समय करिए जब आप सिंचाई कर लें, उसके बाद इसका प्रयोग करें। नंबर 1 चीज़। दूसरा सवाल आपका ये था कि अब गन्ना में टिलरिंग नहीं हो रही है, क्या करें? तो सबसे पहले बात तो ये कि 15-0-23 आपने लगाया है और जमाव हो चुका है, और आपने बताया कि आपने सिंचाई भी नहीं किया है, तो सबसे पहले आप उसकी सिंचाई करें। कर दें, वैसे भी तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ा, सिंचाई कर दें, और सिंचाई करने के बाद 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप डाल करके, सिंचाई के बाद जैसे ही ओट आ जाए उसके बाद डाल करके उसकी गुड़ाई कर दें। तो निश्चित रूप से इस समय टिलरिंग का समय चल रहा है और ब्यात का समय चल रहा है, आपको निश्चित रूप से टिलरिंग होगी। आपने सिंचाई भी नहीं किया है और गुड़ाई भी नहीं किया, इस वजह से टिलिंग उसमें नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें आप कर दें। और एक सुझाव मैं और दूंगा आपको, इसके बाद आप उसमें नैनो यूरिया का प्रयोग जरूर करिएगा। 1 बोरी यूरिया के बराबर 500 ml की जो नैनो यूरिया आती है, इसके भी काफ़ी बेहतर परिणाम देखे जा रहे हैं, तो उसकी आप स्प्रे करिएगा। नैनो यूरिया जो आ रहा है 500 ml ले करके, और 1 लीटर में 4 ml डाल करके गन्ने की पत्तियों पे इसका छिड़काव कर दें, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट इसके देखे गए हैं। जी बिल्कुल, तो दोनों ही सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, और उम्मीद करते हैं जो आपकी समस्या है उससे जल्द ही आपको राहत मिलेगी, और जल्द ही आपकी फसल में जो अभी समस्या आ रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस तरीके से उसका बढ़वार नहीं हो रहा है, और तो वो दूर हो जाएगी। आइए बात करते हैं कुंदन जी से। कुंदन जी, FPO के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत सारे दर्शक तो पहले यही जानना चाहते थे इसका गठन कैसे होगा, ये आपने बताया, संचालन के बारे में भी आपने बताया, और क्योंकि कोई भी FPO होता, कोई भी बिजनेस मॉडल होता है, उसके गोल्स एंड प्रिंसिपल्स कुछ होते हैं, तो अगर क्योंकि ये पूरे बिजनेस मॉडल की तरह, कंपनी की तरह काम करेंगे FPO, तो इसमें क्या, किस तरीके से ये इस पर फैसला होगा, या फिर इस पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस तरह का कार्य किया जाएगा? गोल्स एंड प्रिंसिपल्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं इसके? सबसे पहले तो ये जब हम अपनी FPO का गठन कर लेंगे, और जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि इसका गोल और प्रिंसिपल क्या हो, तो गोल तो सबसे पहले इसका ये होना चाहिए, ये होगा या होना चाहिए किसी भी संगठन का, तो कि ये किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। तो हमारा किसान उत्पादक संगठन, जो भी किसान उत्पादक संगठन बनेगा, उसका मुख्य उद्देश्य होगा कि ये उनकी आमदनी बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, और
प्रिंसिपल इसमें हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक बाईलॉज बनाएंगे या क्योंकि जब गवर्नमेंट के तहत जब ये एफपीओ खुलेगी तो गवर्नमेंट भी इस पे बहुत सारा खर्च कर रही है। 3 सालों तक सरकार जो है सो इस एफपीओ को मदद करेगी। उसमें आप ये मान के चलें कि दो रोजगार भी ये एफपीओ को उपलब्ध कराएगी, जैसा कि एक मैनेजर और सीईओ चीफ एजुकेटिव ऑफिसर ये और एक अकाउंटेंट। तो ये सीईओ एंड अकाउंटेंट ये 2 सरकार के तरफ से एफपीओ को दिया जाएगा और जो सीईओ रहेंगे उनकी सैलरी 25,000 रहेगी और अकाउंटेंट जो रहेंगे उनकी सैलरी 10,000 रहेंगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये क्लियर हो जाना है कि ये जो भी सरकार मदद कर रही है 3 सालों तक ही करेगी। 3 साल, जी हाँ जी बिल्कुल, तो 3 साल मदद करेगी और इसके लिए फंड्स भी दिए जाएंगे। तो देखिए, जब सरकार इस तरह से मदद करेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी होगी और ये हैंड होल्डिंग भी इसीलिए की जाती है ताकि एक एफपीओ खड़ा हो सके और धीरे धीरे आगे बढ़ सके और आत्मनिर्भर हो सके। अगर ये संगठन आत्मनिर्भर होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसानों पर उसका सकारात्मक असर होगा, वो भी आत्मनिर्भर बनेंगे। एक कॉल कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी 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 बिल्कुल, बताएं। जी हाँ, इसमें क्या है कि सरकार ये आप सोचिए कि और ये हम लोगों की सोचने की जरूरत है कि सरकार 3 सालों तक किसान उत्पादक संगठन को 18 लाख रुपए की मदद कर रही है जी। तो ये हम समझ लें कि सरकार हमें मदद करने के लिए कितना तत्पर है। तो उस मदद को हम कैसे एक इफिशिएंट वे में यूटिलाइज करें, उस मदद को कैसे हम एक प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करें। तो ये हमें किसान के रूप में और एक किसान उत्पादक संगठन के रूप में हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो भी सरकार मदद करेगी उसको हम लोग एक सेल्फ सस्टेनेबल होने के रूप में करेंगे। जी, एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। प्रदीप कुमार है जिन्होंने जींद हरियाणा से हमें कॉल किया है। प्रदीप जी, स्वागत है हेलो किसान में। सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। जैसे हमारे खेत में दीमक की प्रॉब्लम आती है तो हम कॉटन की खेती करें। अच्छा, दीमक की समस्या गन्ने के बारे में पूछ रहे हैं या फिर ऐसे आप जानना चाह रहे हैं कि आपके खेत में दीमक की समस्या है? हेलो, दीमक के लिए अभी गन्ने की तो बात नहीं की इन्होंने, लेकिन दीमक के बारे में बता रहे हैं। दीमक के लिए हमने चर्चा की। दीमक के लिए वैसे भी जो हमने बताया कि जो बायो पेस्टिसाइड अगर यूज करते हैं तो वो काफ़ी कारगर इसमें होता है दीमक के कंट्रोल के लिए। जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बावेरिया बैसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली, इनका ये अगर यूज कर लें तो ये उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। 5 किलोग्राम इसकी मात्रा लेकर के और 1 से 2 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके ये अगर गन्ने की लाइनों में डाल। सबसे अच्छा तो ये है कि आप खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के समय ही डाल दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस समय हम कोई रसायन या कुछ नहीं डालते हैं, तो ये काफ़ी कारगर रहता है। तो इससे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं दीमक को। और दूसरी जो रासायनिक नियंत्रण की बात है, उसमें बाइफेंथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं 10 EC 800 ml का, या फिर एमिडा क्लोपेट का प्रयोग कर सकते हैं, या क्लोरपाइरिफास 20 EC का प्रयोग कर सकते हैं। ये 3-4 दवाएं हैं जिनको किसान भाई आसानी से प्रयोग करके और इसको नियंत्रण कर सकते हैं दीमक को। जी कुंदन जी, अब क्योंकि हमारी कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को कवर करें, तो जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए फंड्स भी दिए जाएंगे सरकार की तरफ से और ये 3 साल तक कह सकते हैं कि हाथ पकड़ के बढ़ाया जाएगा एफपीओ को। ऐसे में जो किसान इस एफपीओ से जुड़ेंगे उनकी तरफ से किस तरह का स्टेक होगा? जी हाँ, इसमें क्या है कि ये 18 लाख रुपए की जो मदद तो 3 सालों तक जो सरकार करेगी ये तो है ही, उसके बाद भी सरकार जो है एक मैचिंग ग्रांट के रूप में उसमें एक शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे और प्रत्येक किसानों को 2,000 रुपए का मदद, वो इन एडिशन, मतलब जो अभी जो हम 18 लाख की जो हम बात की उससे अलग सरकार मदद करेगी, मैक्सिमम अप टू 15 लाख पर एफपीओ। तो पर एफपीओ जो है सो 15 लाख रुपया और प्रत्येक किसान उसमें जो है उसमें 2,000 रुपया मैचिंग ग्रांट के रूप में सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और उसमें क्या है कि कोई भी किसान जो हैं उसके कोई एक मेंबर उसमें 10% से ज्यादा के शेयर होल्डर नहीं हो सकते। जब हम शेयर होल्डर जब हम बनाएंगे तो कोई भी किसान पूरे एफपीओ का 10% से ज्यादा के शेयर होल्डर नहीं हो सकते। तो इसमें केवल जो है हम सरकार से इसकी ही केवल मदद हमें नहीं मिल रही है, सरकार से अन्य मदद भी मिल रही है।
जी। क्योंकि जब हम किसान उत्पादक संगठन का गठन करेंगे तो उसके बाद हमें तो कुछ एक प्लान होना चाहिए, हम किस क्रॉप पे करेंगे या कौन सी कमोडिटी हम सेलेक्ट करेंगे। तो उस कमोडिटी के हिसाब से भी हम जो भी एजेंसियां होती हैं, जो भी क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध कराती हैं, हम उनके पास भी जाकर के अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से हम क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो किसान उत्पादक संगठन में केवल हम बनाएंगे और उचित मूल्य हमें मिलेगा, यही केवल नहीं है। सरकार यहाँ तक किसान उत्पादक संगठन को मदद करने के लिए तैयार है कि आप अपने एक प्लान बनाइए, आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाइए और उस प्रोजेक्ट को हम फंड करेंगे यदि वो प्रोजेक्ट वायबल है तो। क्योंकि जैसे ही जब आप किसी भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे तो आपकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी देखी जाएगी, ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। तो उस हिसाब से भी आपको मैक्सिमम अप टू 2 करोड़ रुपीस का भी क्रेडिट एक्सटेंड किया जाएगा और उसमें आप एक बड़ी चीज कर सकते हैं, आप एक प्रोसेस यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि सरकार किसान उत्पादक संगठन को किस लेवल तक जाकर के किस और कई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि सरकार की तरफ से हैं योजना के अंतर्गत, और इन बड़े प्रोजेक्ट्स का मकसद भी यही है कि संगठित हो किसान एफपीओ के माध्यम से इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हो, इन प्रोजेक्ट्स को ले, और जो हमारा एक सपना है कि जो किसान है उसकी आय बढ़ती रहे, उसमें आय में वृद्धि हो, और इसीलिए एफपीओ की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की और साथ ही जानकारी दे रहे हैं आपको कि गन्ने में इस वक्त कौन कौन सी कीट और बीमारियां लग सकती हैं, उनका प्रकोप हो सकता है। कीट के बारे में हमने विस्तार से आपको जानकारी दी। बहुत सारे दर्शक भी थे जिन्हें ये समस्याएं आ रही थी, उनका समाधान भी हमें हमारे मेहमान ने बताई है। तो चलिए अब बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर संजीव, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने कीट के बारे में तो काफ़ी चर्चा कर ली और हमने देखा भी कि दर्शकों की समस्या भी है, लेकिन बीमारियों पर अगर हम बात करें तो इस समय बीमारियां किस किस तरह की लग सकती है और इनकी पहचान क्या है? देखिए, गन्ने में जो बीमारियां लगती हैं उनकी शुरुआत तो बुआई के समय से ही हो जाती है। वो संक्रमित बीज गन्ने की अगर हम बुआई करते हैं तो शुरुआत उस समय हो जाती है, लेकिन कुछ बीमारियों के लक्षण इस समय दिखाई पड़ते हैं।
कुछ बीमारियों के लक्षण मानसून काल के पहले दिखाई पड़ते हैं और कुछ बीमारियों के लक्षण मानसून के बाद दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इस समय की बात करें कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो इस समय एक कंडुआ रोग लगता है जिसको स्मट कहते हैं। इसमें गन्ने के अगोले के बीच से एक काले रंग के कोड़े जैसी संरचना इस तरह से निकलती है। तो ये एक फंगस के द्वारा बीमारी होती है। अगर इस तरह के लक्षण किसान भाइयों को दिखाई पड़ें तो इसमें एक्चुअली गन्ने की पत्तियाँ छोटी छोटी हो जाती हैं और नुकीली हो जाती हैं, और गन्ने की पत्तियों का जो लगाव होता है तने से वो पंखे की तरह हो जाता है। तो इस तरह से देख करके लक्षण अगर दिखाई पड़े तो समझ जाए कि ये कंडुआ रोग है। तो इसमें जो काले रंग के कोड़े की जैसी संरचना जो बनी होती है वो एक बहुत हल्की सफ़ेद पतली झिल्ली से कवर होती है, ढकी होती है, और उसके अंदर इस फंगस के असंख्य बीजाणु होते हैं। तो इसमें ध्यान रखने की ये आवश्यकता है कि अगर इस तरह के कोड़े जैसी संरचना दिखाई पड़े तो उसके ऊपर किसी बोरे से या प्लास्टिक से ढक करके तब इसको तोड़ें, क्योंकि अगर वैसे तोड़ते हैं तो इसके बीजाणु फैल जाएंगे और उसमें स्वस्थ पौधे पे भी को भी संक्रमित ये कर सकते हैं। तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, द्वितीयक संक्रमण होता है, इसके बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो इस तरह का अगर दिखाई पड़े तो उसको इन पौधों को रोगिंग कर दें, उनको तोड़ के नष्ट कर दें। और इसके अलावा जो दूसरी बीमारी इसमें दिखाई पड़ती है वो ये है कि पतसूखा रोग, लीफ स्कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो भी इस समय दिखाई पड़ रहा है। और ये स्पेसिफिक कुछ किस्मों में दिखाई पड़ा है। स्पेसिफिक किस्में जैसे कोसा 09232 है या कोसा 08272, इनमें ये दिखाई पड़ता है इस समय। तो इसमें गन्ने क्या होता है कि गन्ने की पत्तियों पे पहले तो सफ़ेद हल्की धारी बनती है और बाद में फिर यही सफ़ेद धारी चौड़ी होकर पूरे पत्तियों में फैल जाती है, और ये सफ़ेद धारियाँ फिर गुलाबी रंग की हो जाती हैं। तो ये स्पेशली एक बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है। तो इसके लिए किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.01% अर्थात 100 लीटर पानी में 10 ग्राम डाल करके अगर उसका छिड़काव कर दें तो इस बीमारी से भी इसको नियंत्रण कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ एक और बीमारी जो इसमें दिखाई पड़ती है ग्रासी सूट, जिसको विवर्ण रोग कहते हैं। इसका नाम ही जैसा ये है कि ग्रासी मतलब घास की तरह हो जाता है पौधा। इसमें गन्ने की पत्तियों का हरापन बिल्कुल समाप्त हो जाता है और पत्तियाँ बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं और पूरा गन्ने का जो थान है वो झाड़ी नुमा हो जाता है। काफ़ी इसमें ब्यात इतनी ज़्यादा हो जाती है, गन्ने नहीं बनते लेकिन एकदम घास नुमा हो जाता है। तो ये एक फाइटोप्लाज्मा के द्वारा बीमारी होती है। तो इस तरह का अगर लक्षण दिखाई पड़े तो किसान भाई इसके जो थान है, जो गन्ने क्लम्प है, उसको उखाड़ करके नष्ट कर दें। और ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, द्वितीयक संक्रमण होता है, ये क्या होता है कि एफिड्स होते हैं जो गन्ने के खेत में लगे होते हैं। इन जो संक्रमित पौधा है, संक्रमित पत्तियां हैं, उनमें अपना ये एफिड उसको फाइटोप्लाज्मा चूस करके और ले जाके स्वस्थ पत्तियों पे ले जाके अगर चुभा देते हैं, वहाँ पे उनसे रस चूसते हैं तो उनको भी संक्रमित कर देते हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ को बचाने के लिए हमें किसी न किसी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर देना चाहिए। चाहे इमिडाक्लोपिड 150 से 200 ml को 625 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर दें, या फिर प्रोफेनोफास 40% और 4% साइपर का घोल बना करके इसका छिड़काव कर दें, तो हम ग्रासी सूट बीमारी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इन बीमारियों में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गन्ने की बुआई बीज उपचार, गन्ने का बीज उपचार अवश्य करें, चाहे वो बावस्टीन से करें या फिर थायोफिरन मिथाइल से करें या गर्म जल संयंत्र से करें या आर्द्र वायु उपचार से करें। बीज का उपचार अगर करते हैं तो काफ़ी हद तक बीमारियों को हम रोक सकते हैं। जी बिल्कुल, बीज उपचार करना तो बहुत ज़रूरी है। ये तो हम आपको हर फसल में बताते रहते हैं कि बीज उपचार आपने नहीं किया तो हम एक आशंका बनी रहती है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बीमारी न लग जाए आगे चलकर। आइए कुंदन जी से बात करते हैं। कुंदन जी, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो कोई पॉइंट्स जो आप चाहते हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें? किसान भाइयों को और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सरकार के इस स्कीम को या सरकार की इस योजना को आप जितना से जितना हो सके उसका फायदा उठाएं, लाभ उठाएं और अपने अपने उत्पादन का उचित मूल्य पाने का यही एक अच्छा तरीका है। क्योंकि जैसा कि सभी लोग जब मार्केट में जाते हैं और देखते हैं तो ये वहाँ पे आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो भी इंडिविजुअल किसान हैं उनकी कितनी सारी दिक्कत होती है। तो उस दिक्कतों को देखकर हमें और किसान भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि जब तक हम एफपीओ का गठन नहीं करेंगे हमारे उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो उचित मूल्य पाने का एफपीओ एक बहुत ही सकारात्मक जरिया है और इसे बढ़ाएं और इसके साथ आगे बढ़ें।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी बात करने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सकारात्मक ये कदम है और हमारे किसान इससे जुड़े, और जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं लेकिन हमें आपको कहने में छोटी बातें लग रही हैं, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं बन जाती हैं, ख़ासतौर पर छोटे और मझोले किसान जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता है, ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यही मकसद भी है कि किसान संगठित हो, चाहे छोटी जोत हो चाहे बड़ी जोत हो। जब किसान संगठित होंगे तो उनके ऊपर उनके पास और ज़्यादा ऊर्जा होगी और साथ ही अपनी जो फसल है उसका उचित भाव वो प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी। और हमारे साथ डॉक्टर पाठक जी भी लगातार बने हुए थे, जिन्होंने हमें गन्ने के बारे में विस्तार से जानकारी दी, कीट और बीमारियां कौन कौन से लग सकते हैं इसके बारे में हमें बताया और कैसे इसका नियंत्रण किया जाए ये भी हमने विस्तार से जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के हेलो किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कल का हमारा क्या विषय होने वाला है हेलो किसान का, आइए डालते हैं उस पर नज़र। कल का हमारा विषय है जैविक खेती और इसके साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे किसान लीची में फलन के समय देखभाल करें, कैसे फलन के समय विशेष बातों का ध्यान रखें। ये तमाम बातें हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा फेसबुक का आईडी खुल जाएगा। अपने सवाल मैसेंजर के माध्यम से या फिर वॉल पर भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं। आइए बताते हैं आपको हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा और इसी के साथ ही आप डीडी किसान पर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर हेलो किसान। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।